डेट है आज 14 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग ए रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था ये। शेल्टर का मतलब होता है कोई निवास स्थान, छुपने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं सारे बर्ड जब रेन होती है, बारिश होती है। लेकिन ईगल, बगुला, रेन को अवॉइड करता है। कैसे? क्लाउड से ही ऊपर उड़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं और नीचे बारिश हो रही है, लेकिन ईगल क्लाउड से ऊपर उड़ जाता है। तो डायरेक्ट मतलब तो है ये इस कोटेशन का, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब क्या है? देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब डिफ़िकल्ट आती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, यानी कि कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, तो उनसे छुप जाते हैं, उनसे भागने लगते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन होता है जो उन कठिनाइयों का सामना करके उनसे लड़के और उनसे ओवरकम करता है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है, ऐसे के टॉपिक में इसको यूज किया जा सकता है। फर्स्ट टॉपिक है साइक्लोन करीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए। इससे पहले हमने साइक्लोन आसानी के बारे में डिस्कस किया था, और साइक्लोन के डिफरेंट डिफरेंट नाम, किस कंट्री की जगह यानी कि किस ओशियन में कहाँ पे क्या क्या नाम है, ये भी डिस्कस किया था। और इसका नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके एक लेक्चर देख सकते हो, साइक्लोन के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। साइक्लोन आसानी का ही जुड़वा भाई है, ट्विन है साइक्लोन करीम। बे ऑफ बंगाल में ही बन रहा है ये। बे ऑफ बंगाल आपको पता है कहाँ पे? इंडिया के राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल में बन रहा है ये, इंडियन ओशन रीजन में। और ये ओरिजिनेट हो रहा है सेम लैटिट्यूड और सेम लॉन्गिट्यूड पे जहाँ पे साइक्लोन आसानी ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि जहाँ पे आसानी बना था। साइक्लोन करीम क्रिएट हुआ है वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में। ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे भाई साहब, ये वाला, और यहाँ पे इस साइड में वेस्टर्न साइड पे ये बना है। जो नेम करीम है ये किसने दिया है? साउथ अफ्रीकन कंट्री है सिसली, इसने दिया है नेम करीम इस साइक्लोन को। ये है सिसली, इंडियन ओशन में ही साउथ अफ्रीकन कंट्री है ये। तो ये नेमिंग कैसे की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, किस कंट्री का, जो कंट्री देती है नाम, तो वो कंट्री का कैसे माना जाता है। तो इसके लिए आप डिटेल में वो लेक्चर देख सकते हो, साइक्लोन के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है भोजशाला। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। किसके रिगार्डिंग? भोजशाला के रिगार्डिंग। भोजशाला के कुछ मोनूमेंट्स हैं, यानी कि कुछ विरासत की वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है प्राचीन समय से या मध्यकालीन समय से। ये डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, वहाँ पे बने हुए हैं। तो इनको लेके, भोजशाला के जो मोनूमेंट्स हैं, इनको लेके डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में। ये हैं भाई साहब भोजशाला के ये मोनूमेंट्स। यहाँ पे कुछ हिंदू पीपल हैं, वो यहाँ पे पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कुछ मुस्लिम पीपल है, वो यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करते हैं, प्रेयर करते हैं, अजान लगाते हैं यहाँ पे, या नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसा माना जाता है, एक तो जो एएसआई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये क्या काम करती है? जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंडिया में जितने भी मोनूमेंट्स बने हुए हैं। और इसको किसने बनाया था? एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनाया था 1860 में, अंग्रेज़ों के टाइम की ये बनी हुई है, लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। जो भोजशाला है एएसआई प्रोटेक्ट करती है इसको, 11th सेंचुरी का मोनूमेंट्स बना हुआ है ये। हिंदू क्लेम करते हैं कि ये टेम्पल था वाग देवी का। वाग देवी गॉडेस सरस्वती को ही बोलती हैं, माता सरस्वती जी थी वो, वाग देवी जी का ही ये टेम्पल बना हुआ है। लेकिन कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसको कमाल मौला मॉस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि उसको ट्रीट करते हैं कि ये कमाल मौला की मस्जिद है। तो इसका नाम जो सेलिब्रेट किया जाता है किंग भोज के नाम पे पड़ा हुआ है। और किंग भोज थे जो राजा भोज, वो परमार डायनेस्टी के थे, जिन्होंने सेंट्रल इंडिया में रूल किया था, मध्य प्रदेश के आसपास रूल किया था इन्होंने एजुकेशन आर्ट को प्रोटेक्ट किया था अपने टाइम में जब भोज किंग थे। और मेजर संस्कृत वर्क्स इनके टाइम में काफ़ी हुआ था, यानी कि पोइट्री लिखी गई थी, योगा, आर्किटेक्चर वगैरह को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था अपने टाइम में। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 7 अप्रैल 2003 में ये अरेंजमेंट किया कि यहाँ पे कुछ हिंदू पीपल हैं भोजशाला में, वो पूजा परफॉर्म करते हैं हर एक
ट्यूसडे को, हर मंगलवार को यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। मुस्लिम पीपल यहाँ पे हर फ्राइडे को पूजा करने के लिए आते हैं, यानी कि नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सागिटेरियस ए स्टार। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिस्ट ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ये ब्लैक होल की इमेज ली, कुछ इस तरह की इमेज ली ब्लैक होल की। ब्लैक होल आप जानते हो क्या होता है? देखो भाई साहब 25-30 मिनट का लेक्चर है ब्लैक होल का, और यूपीएससी हर 2-3 साल में ज़रूर ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो ब्लैक होल का 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, और उसको भाई साहब इससे आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पे ना आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। आप खुद देखना उस लेक्चर को, ब्लैक होल पे साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उससे आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, तो उसको आप देख लेना। उसमें देखो 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर 2-3 साल में क्वेश्चन आते ही आता है प्रीलिम्स में। तो ये ब्लैक होल जो खोजा है ना अभी, ये हमारी जो मिल्की वे है, दुग्ध मेघला बोलते हैं हिंदी में, मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारी सोलर सिस्टम है और अर्थ है, उसमें ये ब्लैक होल देखा है साइंटिस्ट ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ये है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो, ये है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इनके जरिए पता लगाया है, ये इस तरह की इमेज पता लगाई है, ये है ब्लैक होल, ऐसा पता लगाया साइंटिस्ट ने। और मिल्की वे दुग्ध मेघला जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बारे में तो आप जानते हो, जैसे मान लो भाई साहब ऊपर आपको आसमान में जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है, ये तो अपना सोलर सिस्टम है, लेकिन इतना ही सारा बड़ा पूरा ये क्या है, सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है पूरा। उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, आकाशगंगा हिंदी में बोलते हैं। लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज होती हैं, हर एक गैलेक्सी में लगभग सोलर सिस्टम होता है। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे दुग्ध मेघला, उसके अंदर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है हमारा, सन के चारों ओर बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह, बहुत सारे एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह, कॉमेट घूम रहे हैं, धूमकेतु, बहुत सारे छोटे प्लानट भी घूम रहे हैं, स्मॉल प्लानट। तो ये है भाई साहब अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, इसके अंदर ये ढूंढा है ब्लैक होल साइंटिस्ट ने, जो इमेज कैप्चर की है इस टेलीस्कोप से, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से कैप्चर की है ये इमेज। ये जो इमेज लिया है ना, सागिटेरियस ए स्टार नाम रखा है इस ब्लैक होल का साइंटिस्ट ने। तो ये जो गैलेक्सी में बताया गया था कि ब्लैक होल है, ऐसा आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें भी बताया था कि ऐसा ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में है। मतलब इमेजिन किया था, जो इमेजिन उन्होंने किया था अब तक वो बात अब साबित हो रही है। और ये भाई साहब इन्होंने कम से कम 1920 के लगभग ये इमेजिन किया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी थी। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक और पहला ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी इसने, लेकिन हमारी गैलेक्सी में नहीं, एक दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम है मेसियर 87, और जो ब्लैक होल खोजा था उसका नाम रख दिया इस गैलेक्सी के ऊपर ही M87 स्टार। ये पहला 2019 में पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक इमेज खींची थी। इसमें लगभग 300 रिसर्चर मतलब साइंटिस्ट वगैरह थे, मिलके इन्होंने कोलैबोरेट किया था और ब्लैक होल को खोजा था। ये रिंग शेप का इमेज है इसकी, ये सागिटेरियस ए स्टार की रिंग शेप की, मतलब जैसी अंगूठी होती है रिंग की, ऐसा ही कुछ देखो M87 स्टार ब्लैक होल है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। सारी एक्सरसाइजें पॉसिबल हो पाई है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए। और ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है ना, जैसे ह्यूमन की आई है, हमारी आँख है, जितने साफ तरीके से ह्यूमन की आई देख सकती है उससे ज़्यादा साफ, लगभग 3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा शार्पर और साफ तरीके से ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप देख सकता है। यानी कि 30 लाख गुना ज़्यादा ह्यूमन आई से साफ तरीके से और ज़्यादा दूर तक ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप देख सकता है, इतने अच्छे इसमें कैमरे लगे हुए हैं। और जो ये सागिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल है, कितनी दूर है ये हमसे, अर्थ से? लगभग 27,000 लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर्स का मतलब होता है जितना एक साल में लाइट दूरी तय करती है। और लाइट दूरी कितना तय करेगी एक साल में? लाइट कितनी, मतलब कितनी एवरेज से चलती है? आपने पढ़ा ही होगा ये बचपन में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है लाइट। जैसे आपके घर में बल्ब होगा, वो लाइट निकल रही है, ये जो चलती है, दौड़ती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। अब सोचो एक साल में कितनी चलेगी? एक साल में तो भाई साहब बहुत चलेगी ना। 1 घंटे में ही होते हैं कितने, 60 सेकंड, 24 घंटे में निकालोगे तो और ज़्यादा सेकंड, 30 दिन में, फिर 365 दिन में,
कितने सेकंड हो जाएंगे, और उतने सेकंड में उसको गुना करोगे सेकंड निकाल के 3 लाख से, यानी कि 1 साल में लाइट जितना चलेगी वो है लाइट ईयर, यानी कि 27,000 लाइट ईयर्स दूर है ये सागिटेरियस ब्लैक होल हमारे अर्थ से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ब्लैक होल के बारे में ज़रूर देखना आप, पूरा उसके बारे में जितने भी उसके रिलेटेड जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ब्लैक होल के रिगार्डिंग, वो सारे उस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेट सीट्स फॉर न्यूली बोर्न चिल्ड्रन इन ट्रेन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना है जैसे नए बच्चे पैदा हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई साहब, नवजात शिशु 1-2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के, 1 महीने के। जैसे मान लो कोई महिला ट्रेन में जा रही है तो उसके लिए अलग से सीट होती नहीं है, एक ये सीट होती है बस, मान लो ये सीट होती है, तो इस पर बच्चा और माँ का लेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही रेलवे ने अभी क्या किया है, एक बच्चे के लिए इस तरह की सीट लगा दी है। और पहली बार ये जो लखनऊ से न्यू दिल्ली मेल है, यानी कि ट्रेन है जो लखनऊ से न्यू दिल्ली की, इसमें इंस्टॉल की है। अब ये देखा जाएगा कि अगर इसका फीडबैक अच्छा आया तो ये सीट फिर पूरी ट्रेन में लगभग हर डिब्बे में रखी जाएगी, ऐसी सीट नवजात शिशु के लिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई चार्ज नहीं लेगा एंड नो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका बेबी बर्थ के लिए। बर्थ इसी को बोलते हैं, सीट है जो, तो बेबी के लिए तो बेबी बर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राजीव कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है हमारे इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ कमिश्नर अब कौन होंगे, राजीव कुमार। और कब से ऑफिस संभालेंगे, 15 मई से, यानी कि कल से। और आज 14 मई को रिटायर हो जाएंगे कौन, सुशील चंद्र जी, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इसमें हमें ये जानना है, एक तो नाम चलो आपको याद रहना ही चाहिए, वैसे छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, जैसे आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है या सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है या और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनमें भी पूछ ले जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, कैसे अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको। ये पावर है जो ये प्रेसिडेंट के पास है इनको अपॉइंट करने की। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं आपको पता है, किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइस दे देंगे उनकी एडवाइस पे। देखो जब तक संविधान में या कहीं पे ना लिखा हो या नहीं कहा जाए कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से यानी कि अपनी मर्जी से काम करेंगे, तब तक आप सिर्फ यही समझना, कहीं पे भले ये लिखा हो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, वो करेंगे किसके बिहाफ पे, कौन एडवाइस देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो भले ही ये लिखा हो कि प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पे करेंगे, बिना उनकी एडवाइस के कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जैसा बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही करेंगे प्रेसिडेंट। तो ये पावर किसके पास है अपॉइंट करने की, प्रेसिडेंट के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम एडवाइस करेंगे तो अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और अदर इलेक्शन कमिश्नर है जो अदर मेंबर है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 324 क्लाउज 2 में दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जितना भी चाहें फिक्स कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, मतलब प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे इलेक्शन कमिश्नर कितने रहेंगे, यानी कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और अदर मेंबर कितने रहेंगे। अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जैसा पहले भी किया था 1990s में। एक बार पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, फिर 2 और अपॉइंट कर दिए, फिर हटा दिए, फिर दोबारा से 2 इलेक्शन कमिश्नर और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अभी टोटल 3 होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर कितने रहेंगे ये फिक्स करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। लेकिन इसमें यह भी लिखा है ये जो अपॉइंट करेंगे अपन, ये प्रेसिडेंट जितना चाहे वो जितना फिट हो, जितना चाहे वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है। इसका मतलब ये है पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को फिक्स के कितने इलेक्शन कमीशन रहेंगे। यानी कि आर्टिकल 324 क्लाउज 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि इसके रिगार्डिंग के इलेक्शन कमिश्नर कितने रहेंगे, इसके लिए लॉ बना सकता, कानून बना सकता, फिर उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, देखो अभी तक कोई पार्लियामेंट्री लॉ तो है नहीं कि अपॉइंटमेंट की जाए, तो इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट
ही अपॉइंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट एडवाइस करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बिना किसी कंसल्टेशन प्रोसेस के, यानी कि किसी कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी हुई होती, कोई ऐसा पैनल नहीं होता कि जिससे वो कंसल्टेशन करेंगे, जिससे सलाह लेंगे, जैसा गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा अपॉइंट कर देंगे, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉलेजियम का, और कोई अपोजिशन मेंबर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसका भी इनके अपॉइंटमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अगर डिटेल में जानना तो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वरना आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में लेक्चर देख सकते हो इसका। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना जानता है कि ये व्हीकल होते क्या हैं। ये हमारी जो आर्म फोर्स होती है, आर्मी नेवी वगैरह, जनरली आर्मी यूज करती है इनको। तो आर्मी ने अभी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि ऐसे प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और दिए जाएँ ताकि हाई एल्टीट्यूड एरिया पे यूज किया जा सके इन्हें, क्योंकि ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है ना, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जैसे पहाड़ वगैरह पे चढ़ने के लिए, डिजर्ट में, रेगिस्तान में या प्लेन एरिया पे यूज होते हैं, ये होते हैं भाई साहब प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, ये आर्मी वगैरह यूज करती है इनको। इनसे प्रोटेक्शन की जा सकती है भाई साहब, जैसे इनमें सैनिक बैठ के जा रहे हैं, अगर कोई छोटी मोटी मिसाइल से अटैक भी करेगा, गोला बारूद फेंकेगा, तो सैनिक मरेंगे नहीं, इनसे नुकसान नहीं होगा कुछ, वो बच जाएंगे। या फिर कहीं पे मान लो पहाड़ी इलाके से निकल रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग की ब्लास्टिंग की जा रही है, माइनिंग ब्लास्टिंग होने से बच जाएंगे व्हीकल। तो इन व्हीकल में इतने प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्टेड व्हीकल होते हैं ये। तो इंडिया की कैपेबिलिटी है इनको प्रोड्यूस करने के लिए। एक प्राइवेट कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये प्रोड्यूस करती है। इसने इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल ये प्रोड्यूस किए, फर्स्ट बैच इसका प्रोड्यूस किया और प्रोवाइड किए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो हमारे जनरल एम नरवणे को। ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसने जो इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल दिए थे, ये देखो डीआरडीओ के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके डेवलप किए थे। और डीआरडीओ आप जानते हो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये इसलिए बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन ताकि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट बना सके, जैसे गोला बारूद, मिसाइल्स, या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो गया, या कोई लड़ने वाले विमान हो गए, तो इस तरह की ये इक्विपमेंट वगैरह बनाती है डीआरडीओ। इसकी बहुत सारी लैब हैं वो बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, बीपी तो जानते ही होंगे आप। तो ये अभी न्यूज़ में है, एक रिपोर्ट के हिसाब से एक इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो ये है, इसने 23% के लगभग 22.1 मिलियन इंडियन में से 23% को कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की, यानी कि पाया है कि वो 2.1 मिलियन जो इंडियंस हैं उनमें से 23% जो इंडियंस हैं उनके पास यानी कि वो कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्टेट गवर्नमेंट और WHO ने कहा है कि 5 ईयर का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 2017 में, ताकि इससे क्या है मॉनिटर किया जा सकेगा और ट्रीट किया जा सकेगा हाइपरटेंशन को। ये जो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है ये किसने शुरू किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, स्टेट गवर्नमेंट है और WHO। 2017 में 5 साल तक के लिए किया था ताकि हाइपरटेंशन है जो बीपी है उसकी समस्या को मॉनिटर करके उसे ट्रीट भी किया जा सके, इलाज किया जा सके। हाइपरटेंशन होता क्या है, देखो हाई ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल सिचुएशन कितनी होती है 80 से 120 होता है ये ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जब रहता है तो ये 120 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा 140 mmHg, और डिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा 90 mmHg। तो इसका मतलब है कि उस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है और उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दी जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को लो करने के लिए, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए उसे मेडिसिन दी जाती है, दवाई दी जाती है। इंडिया ने देखो एक ये चलाया हुआ है, टारगेट रखा हुआ है 25/25 गोल का, तो ये आपको याद रखना है। यूपीएससी बस इतना पूछ लेगी 25/25 गोल है क्या, इसका मतलब है 25% तक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ 2025 तक ख़त्म कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है, जिनकी वजह से जो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, प्री मेच्योर मतलब समय से पहले डेथ हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती हैं, देखो एक तो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़, छुआछूत वाली डिसीज़ जैसे बोलते हैं, छूने से फैलती हैं या कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं,
और एक डिसीज होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो फैलती नहीं है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या बीपी की समस्या, ये फैलती थोड़ी नहीं है। या जैसे आपका मान लो ओबेसिटी हो गया या डायबिटीज़ हो गया, ये छूने से या कांटेक्ट में आने से फैलती नहीं है ये डिसीज़, तो इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ऐसी डिसीज़ को 2025 आते आते इनकी वजह से जितनी डेथ होती हैं प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, उनको 25% तक कम कर देना है, इसका टारगेट ये है। और इनमें 9 वॉलेंटरी टारगेट रखे गए हैं, 9 टारगेट रखे गए हैं, जिनमें से जो ब्लड प्रेशर है वो भी, उसके केस भी 25% तक 2025 आते आते रिड्यूस करने हैं। तो कितनी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा है सदर्न स्टेट में, साउथ इंडिया में हमारे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से इसका डेटा बताता है। 21.3% वूमन को बीपी है और 24% मैन को बीपी है 15 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे इंडिया में। और इनमें सबसे ज़्यादा केरल में है, केरल में 32.8% मैन को हाई बीपी की समस्या है और 30.9% वूमन को हाइपरटेंशन की समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकॉलिन कन्वेंशन। मैकॉलिन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ सकते हैं। अभी इसकी 12th मीटिंग हुई है इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल या इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1923 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। और इसकी देखो, हमारे इंडिया से जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हर एक कंट्री से जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, क्राइम को रोकने के लिए जो एजेंसी होती है हर एक देश में, तो उनकी एजेंसी पार्टिसिपेट करती है इस इंटरपोल में। तो डेजिग्नेटेड एजेंसी हमारे इंडिया में सीबीआई है इंटरपोल के लिए। ये क्या काम करती है? इंटरपोल काम करती है इंटरनेशनल पुलिस से, यानी कि इंटरनेशनली क्राइम को रोकने के लिए काम करती है। जो सभी देश की पुलिस है उसके साथ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके साथ मिलकर काम करती है, ताकि क्राइम को, अपराध को कम से कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए हर कंट्री से। तो इसी की एक मीटिंग हुई है मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की। तो इसमें सीबीआई ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इसने ये कहा है जो भी कंपटीशन मैनिपुलेशन होता है उसको रोकने के लिए क्या एफर्ट किया जाए। कंपटीशन मैनिपुलेशन का मतलब है मैच फिक्सिंग जो होती है। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, फिक्स कर दिया मैच किसी ने, कि कोई मान लो प्लेयर खरीद लिया, किसी प्लेयर को खरीद के और उससे कहा कि हम आपको 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए देंगे, आपको ये मैच हारना है, आपको रन नहीं बनाने, या आपको बॉल ऐसी करनी है कि सामने वाला बंदा जो बैट्समैन है वो ज़्यादा रन बना पाए, छक्के छक्के लगवाओ, उस पर चौके चौके लगवाओ, अच्छी अच्छी फुल टॉस बॉल दो। तो इस तरह से मैच फिक्सिंग जो कर लिया जाता है उसको रोकने के लिए ही ये मीटिंग हुई है इंटरपोल की। और जो ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन भी किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, मैकॉलिन कन्वेंशन। सिर्फ इतना याद रखना है। आगे से इसमें यही लिखा हुआ है जो मैंने डिस्कस किया, एक बार पढ़ सकते हो आप। इसमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रखी हैं या बिग डेटा सोशल मीडिया को यूज करके स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग की जाती है, बैटिंग की जाती है, बैटिंग का मतलब शर्त लगाई जाती है, नए नए मेथड मैनिपुलेट के अपनाए जाते हैं, और एथलीट के एंटोरेज को टारगेट किया जाता है। एंटोरेज का मतलब एथलीट के परिजन, उससे रिलेटेड जो भी रिलेटिव सगे संबंधी होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। यंग प्लेयर को टारगेट किया जाता है इससे। तो ये मेंबर हैं जो इसके पार्टिसिपेट करते हैं मैकॉलिन कन्वेंशन के, ताकि इरेगुलर और सस्पिशियस जो ट्रेंड चल रहा है, इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसको एनालाइज करके ऐसी मैच फिक्सिंग की जो भी एक्टिविटी होती है उनको रोका जाए। देखो, जो मैकॉलिन कन्वेंशन है इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। शॉर्टकट में मैकॉलिन कन्वेंशन याद रख सकते हो। सितंबर 2019 से फोर्स में आई थी, यानी कि लागू हो गई थी। जितने भी मैच फिक्सिंग है इनको चेक करने के लिए, रोकने के लिए एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, संधि है, ये कन्वेंशन है, ऐसा याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक रिपोर्ट आई है इफ्री की, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1975 में बनाया गया था ये इंस्टीट्यूट। ये क्या काम करता है? इंटरनेशनली एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करता है ये इफ्री। इफ्री बोल सकते हो शॉर्टकट में, मैं तो इफ्री बोलता हूँ इसको, पी को साइलेंट रख के, वैसा शॉर्टकट कुछ और हो भी नहीं सकता। तो ये इफ्री है जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये कहा है इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है 2030 आते आते वो 60% तक कम हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन यानी कि जितना हम फूड उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो 60% कम हो जाएगा 2030 आते आते। और इसकी वजह से हंगर का जो रिस्क है वो 23% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हंगर का मतलब भुखमरी, भुखमरी की जो समस्या तो बढ़ेगी ना जब फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये कहा है इफ्री ने। और किसकी वजह से होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा ये।
क्लाइमेट चेंज आपको पता है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो इनपुट्स हैं साइंटिस्ट ने ये किसके इनपुट से निकाली हैं, देखो ये कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, इसके डेटा को एनालाइज करके ही इफ्री ने ये रिपोर्ट में जारी किया है। ऐसा बोला है इंडिया में जो हंगर की प्रॉब्लम है वो 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 73.9 मिलियन लोग हंगर किससे शिकार होंगे, और ये आगे इंक्रीज भी हो सकती है, 90.6 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं भुखमरी से, हंगर से, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज ही देखो ये कारण है इसको अफेक्ट करने का, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो एवरेज कैलोरी कंजम्पशन है इंडियंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एवरेज कैलोरी कंजम्पशन का मतलब जितना वो खाना अभी खाते हैं इतना ही वो 2030 में खाएंगे। ऑन एन एवरेज इंडिया का एक आदमी 2600 किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक दिन में एक आदमी इतने कैलोरी 2600 किलो कैलोरी खाना खाता है। लगभग देखो एक रोटी में 100 किलो कैलोरी होती हैं। अब ऐसे मान लो आप एक कटोरी दाल में 100 किलो कैलोरी होती हैं, एक केले में 50 से 60 कैलोरी होती हैं, लगभग 50 से 60 या 90 से 100, और एक सेब में एप्पल में 50 से 60 होती है, एक चम्मच घी में 50 से 60 किलो कैलोरी होती हैं। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। ये देखो आपने 9th 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है ना साइंस की, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है किलो कैलोरी, यानी कि ऊर्जा को हम मापते हैं एनर्जी, और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी, और एनर्जी को किससे मानेंगे मापेंगे हम, कैलोरी, उसकी यूनिट है कैलोरी। तो एक रोटी में लगभग 100 कैलोरी होती है। अब आप दिन में अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हो। अगर आप मान लो 2600 ऑन एन एवरेज है तो लगभग जनरली इतना भी मान सकते हो, जैसे अगर कोई बच्चा है 17-18 साल का है या उसमें उससे भी कम एज है तो उसकी कम कैलोरी होंगी, लगभग 1800 100 पर कैलोरी खाता होगा खाना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाना खा रहा है, या कोई आदमी नॉर्मल आदमी है मान लो 25-30 की एज में, और वो 2600 किलो कैलोरी से खा रहा है और काम कुछ भी नहीं करता है, तो वो जनरली नॉर्मल रहेगा। लेकिन इससे ज़्यादा खा रहा मान लो 300 कैलोरी, 3000 कैलोरी या 3500 कैलोरी, 4000 कैलोरी दिन भर खाता ही रहता है, तो भाई साहब वो मोटा ही होगा, फैट बढ़ेगा उसकी बॉडी में ज़्यादा और वज़न बढ़ता चला जाएगा, तो उसके लिए भी हानिकारक होगा। तो ये इस रिपोर्ट में तो ये कहा, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको कैलोरी के बारे में। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडियन की जो एवरेज कैलोरी कंजम्पशन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो से, दृष्टिकोण से। यही टॉपिक था इसमें बस।